जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दावत में पेटू सेठ की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नगर श्रीपुर में जब भी किसी भोज, दावत या उत्सव की चर्चा होती तो एक ही नाम हर जुबान पर आता, सेठ गोकुलदास। लोग उसे प्रेम से पेटू सेठ कहते थे। उसका असली नाम शायद अब बहुत कम लोगों को याद होगा, क्योंकि उसकी पहचान अब सिर्फ स्वाद से थी। उस दिव्य स्वाद से जिसे वह अपनी जीभ पर टिकाकर पूरी दुनिया का मोल तय कर देता था। गोकुलदास का जन्म एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था, लेकिन व्यापार की जगह उसे बचपन से ही एक अलग आकर्षण था, भोजन। जब बच्चे खिलौनों के पीछे भागते थे, गोकुल रसोई के इर्द गिर्द मंडराता रहता। महज 6 साल की उम्र में उसने अपनी मां के बनाए खीर में यह जान लिया कि इस बार चीनी थोड़ी कम है और चावल जरा ज्यादा उबले हैं। ये बात सुनकर मां पहले तो हंसी, फिर चौंकी और अंत में उस बच्चे को ध्यान से देखने लगी। उसमें सचमुच कुछ खास था। समय बीतता गया। गोकुलदास ने न कभी स्कूल में विशेष रुचि ली, न ही पिता के हीरे जवाहरात के व्यापार में। उसे बस स्वाद की परख थी, पर ऐसी परख जो किसी सुनार की आंख से भी पैनी थी। शहर भर के हलवाई, बावर्ची, मिठाई वाले उससे डरे रहते। वह किसी भी दुकान पर जाता, एक टुकड़ा मिठाई खाता और फिर ऐसा विश्लेषण करता कि दुकानदार या तो सिर झुकाता या दरवाजा बंद करवा देता। लेकिन मजे की बात यह थी कि वह किसी की बुराई नहीं करता। वह सिर्फ सच्चाई बोलता, और वह सच्चाई ऐसी मीठी होती कि दुकानदार अपमानित नहीं, प्रशिक्षित महसूस करता। धीरे धीरे गोकुलदास की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसके स्वाद को पहचानने की क्षमता अब सिर्फ व्यक्तिगत शौक नहीं रही, यह एक तरह का खाद्य विज्ञान बन चुका था। हर त्योहार, शादी या धार्मिक अनुष्ठान में आयोजक पहले पुजारी को बुलाते, फिर गोकुलदास सेठ को। एक बार तो एक मंत्री ने उसे राज्य के शाही भोज में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और सेठ ने वहां की विदेशी मिठाइयों को छक कर उनकी उत्पत्ति तक बता दी। यह मिठाई इटली की नहीं, ट्यूनिशिया की है, क्योंकि इसमें केसर का नहीं, जाफरान का प्रयोग हुआ है, और उसमें भी जिस खेत का जाफरान है वह भूमध्य सागर के पास है। लोग हक्के बक्के रह गए। पर इस सब के बीच पेटू सेठ की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अपना लालच। स्वाद की खोज ने उसे पेटू बना दिया था, और पेटूपन ने उसे थोड़ा ज्यादा आत्ममुग्ध। वह खाने के पीछे इतना पागल था कि अक्सर रात के 2 बजे उठकर नई पकवानों की कल्पना करता और अपने बावर्ची को जगा देता। रामलाल, उठ, आज केसर बादाम गुलाब पकौड़ी बनाएंगे। सुनने में अजीब है, पर स्वाद में चमत्कार होगा। रामलाल बेचारा नींद में बड़बड़ाता हुआ उठता, पर सेठ की आंखों में उस समय देवत्व झलकता था, जैसे कोई महान रचनाकार अपने सबसे बड़े शिल्प की कल्पना कर रहा हो। और फिर आई वह रात जिसने सेठ की जिंदगी का मोड़ तय किया। नगर के सबसे रईस व्यापारी ने एक विशाल दावत रखी। उसमें राज्य के कोने कोने से स्वादिष्ट पकवान बुलाए गए थे। बंगाल की मिष्टी दोई, लखनऊ के टुंडे कबाब, मालवा के भुट्टे का कीस, कश्मीर की यखनी, राजस्थान की गट्टे की सब्जी और दक्षिण के इडली डोसे से लेकर नॉर्थ ईस्ट के मोमो तक। यह एक ऐसा भोज था जहां कोई सामान्य व्यक्ति शायद 3 पकवानों के बाद ही हार मान ले, पर सेठ गोकुलदास के लिए यह युद्ध भूमि थी, स्वाद युद्ध की। दावत की शुरुआत हुई। सेठ ने अपने पारंपरिक अंदाज में पहले रंग, फिर गंध, फिर बनावट देखी। फिर उस मंथर गति से एक निवाला मुंह में रखा, आंखें बंद कीं और जैसे कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा हो, वैसे गहराई से स्वाद को महसूस किया। फिर वह बोला, मालवा का कीस अच्छा है, पर उसमें मिर्च का अनुपात थोड़ा भटका है। गट्टे की सब्जी बहुत बढ़िया, पर गट्टे में बेसन की तुलना में सोडा अधिक है। लखनऊ का कबाब तो ठीक है, पर असली टुंडे के पासंग भी नहीं। और यह मिष्टी दोई, अरे वाह, शुद्ध नारियल पानी से बनाया गया है क्या? उसी समय आयोजक का चेहरा उतर गया। बिल्कुल, हमने इसे खास टॉडी वाटर से जमाया है, जो श्रीलंका से मंगवाया गया था। सभा में फिर से तालियां गूंज उठीं। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई और सेठ का चखना चलता रहा, वैसे वैसे उसकी आंखों की चमक बदलने लगी।
उस दिन जैसे वह सीमाएं तोड़ने पर तुल गया था। उसने एक एक करके सब कुछ चखा। वह हर नए व्यंजन के साथ और अधिक उत्तेजित होता गया। उसकी आंखों में स्वाद का पागलपन दिखने लगा। फिर वह रुका नहीं। रात के अंतिम पहर में जब बाकी लोग सोने जा चुके थे, पेटू सेठ अकेला वहां बैठा था और सामने पड़ी थी 97 प्रकार की मिठाइयां। 100 चाहिए, वह बुदबुदाया। उसने बाकियों से छिपाकर 3 और मिठाइयां बनवाईं। 100 पूरी होंगी, फिर संतोष मिलेगा। लेकिन यह संतोष कभी नहीं आया। सुबह जब लोग लौटे तो देखा सेठ वहीं बैठा है, थका, बेदम, पर चेहरे पर संतोष की रेखा। अब समझ में आया। वह धीरे से बोला, स्वाद का राजा होना आसान है, पर उसके गुलाम बन जाना सबसे बड़ा अभिशाप। उस दिन के बाद पेटू सेठ ने कसम खा ली। वह अब स्वाद का आनंद तो लेगा, पर उसके पीछे नहीं भागेगा। अब वह व्यंजनों का न्याय करेगा, लेकिन पागलपन के साथ नहीं, प्रेम के साथ। पेटू सेठ गोकुलदास की प्रतिष्ठा अब किसी साधारण धनिक की नहीं रह गई थी। नगर में शायद 100 और सेठ होंगे, जिनके पास उससे कई गुना अधिक सोना चांदी होगा। पर जब बात प्रतिष्ठा की आती, तो सबकी निगाहें एक ही ओर उठतीं, उस सेठ की ओर जिसकी जीभ ने न जाने कितने बावर्चियों को बनाया और कितनों को मिटाया। स्वाद उसका हथियार था और भोज उसका मंच। इस शान की ऊंचाई तब और बढ़ी जब राज्य के महाराज का विशेष संदेश आया। राजमहल में वार्षिक भोज आयोजित किया जा रहा है। चाहे तो सेठ जी को आमंत्रित करें, लेकिन उनकी कोई इच्छा हो तो हमें सूचित करें। उनके स्वाद की कसौटी पर ही इस बार भोजन परखा जाएगा। पूरा श्रीपुर दंग था। कोई सेठ किसी राजा की दावत को चुनौती की तरह नहीं, बल्कि सलाहकार की तरह देखेगा। ये पहली बार हो रहा था। सेठ के महल नुमा घर के बाहर जमावड़ा लगने लगा। कोई पूछता, सेठ जी, क्या आप महाराज की रसोई में बदलाव सुझाएंगे? तो कोई कहता, आपका नाम अब स्वाद के शास्त्र में अमर हो गया है। सेठ ने पहले तो बहुत विनम्रता दिखाई, पर भीतर से वह फूला नहीं समा रहा था। स्वाद ने उसे न केवल नगर का प्रिय बनाया, अब तो राज दरबार भी उसकी प्रशंसा कर रहा था। लेकिन इस आमंत्रण के साथ एक अनदेखा दबाव भी था। अब उसकी प्रतिष्ठा महज व्यंजनों की नहीं, बल्कि राजशाही की आंखों में भी कसौटी बन चुकी थी। आखिरकार वह दिन आया जब सेठ गोकुलदास हाथी की पीठ पर सवार, रेशमी अंगरखे और गंधराज फूलों से सजे पगड़ी में राजमहल पहुंचा। जैसे ही वह महल की दीवारों के भीतर गया, उसे देखकर मंत्री, रसोई प्रमुख, शाही बावर्ची और सैनिक तक अपने सिर झुका बैठे। राजा ने सिंहासन से उठकर उसका स्वागत किया। सेठ गोकुलदास, आज का भोज आपकी राय से पूर्ण होगा। आज हम स्वाद नहीं परोसेंगे, बल्कि आपकी भावनाओं को थाल में सजाएंगे। बावर्चियों ने वह सब परोसा जो कल्पनातीत था। मोर पंखों से सजी बर्फी, गुलाब की पंखुड़ियों में पके कबाब, चंदन मिश्रित दाल, चांदी के पात्रों में रखे अमृत तुल्य पेय। सेठ ने एक एक व्यंजन को देखा, चखा, महसूस किया और फिर चुपचाप बैठ गया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, सेठ जी, कुछ त्रुटि रह गई क्या? सेठ ने गहरा सांस लिया और बोला, भोजन अत्युत्तम है राजा साहब। सामग्री शुद्ध, प्रस्तुति राजसी, पकवान विलक्षण, परंतु इसमें आत्मा की कमी है। आत्मा? सब चौंके। हाँ महाराज, सेठ बोला, स्वाद केवल मसालों और घी से नहीं बनता, वह बनता है भावना से। यह भोजन कला है, पर इसमें प्रेम की आग नहीं जली है। ये रसोई ये आपके आदेश से बना रहे हैं, हृदय से नहीं। खाना तब दिव्य होता है जब वह किसी को प्रसन्न करने, नहीं, किसी को अपनाने के लिए बनता है। राजा गंभीर हो गया। सभा मौन थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। राजा ने रसोई प्रमुख को हटाकर अपनी मां, वृद्ध रानी मां को बुलाया। मां, वो दाल बनाइए जो बचपन में आपने मुझे बीमारी में खिलाई थी। घी नहीं, सिर्फ अदरक, हल्दी और प्रेम हो उसमें। रानी मां मुस्कुराईं, रसोई में गईं और साधारण सी खिचड़ी जैसी दाल बना लाईं। सेठ ने उसे एक चम्मच मुंह में डाली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यही है वह स्वाद जो राजाओं को भी नम्र बनाता है। यही वो पकवान है जो किसी सेठ की प्रतिष्ठा से बड़ा है, मां के हाथ का स्वाद। सभा में तालियां नहीं, श्रद्धा की गूंज उठी। राजा ने गोकुलदास की तरफ देखा और कहा, आपने आज भोजन का नहीं, मनुष्य का मान बढ़ाया। सेठ गोकुलदास,
आप अब सिर्फ श्रीपुर के नहीं, पूरे राज्य के स्वाद सम्राट हैं। राजभोज के बाद सेठ गोकुलदास की ख्याति केवल श्रीपुर या राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के कोने कोने में फैल गई। अब उसका नाम सिर्फ व्यंजन छकने वाले पेटू सेठ का नहीं, बल्कि स्वाद गुरु के रूप में लिया जाने लगा। जगह जगह से रसोइये उसके पास सीखने आने लगे और सेठ ने अपने विशाल हवेली नुमा घर के एक भाग को स्वाद पीठ का नाम देकर एक खास रसोई गृह में बदल दिया। ये कोई सामान्य रसोई घर नहीं था। ये रसोई एक मंदिर थी जहां स्वाद ही भगवान था और हर रसोइया एक भक्त। सुबह होते ही रसोई घर में घंटियां बजतीं। हर रसोइया हाथ मुंह धोकर साफ वस्त्र पहनकर रसोई में प्रवेश करता। वहां हर एक को सबसे पहले सेठ गोकुलदास के बनाए नियम पढ़ने होते। एक, भोजन का पहला स्वाद तुम्हारे दिल में होना चाहिए, जुबान पर बाद में। दो, हर मसाले को महसूस करो, वह गंध, उसकी उम्र, उसकी प्रकृति जानो। तीन, खाना केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, किसी को अपनाने का जरिया है। चार, स्वाद में शोर नहीं, मौन चाहिए, अधिक नहीं, सटीकता चाहिए। देश भर से आए रसोइयों की टोली, कोई राजस्थान से था, कोई असम से, कोई मालवा से, कोई कश्मीर से, तो कोई केरल की तटभूमि से। हर कोई अपने क्षेत्रीय व्यंजन में माहिर था, लेकिन सेठ की रसोई में आने के बाद उन्हें सबसे पहले वही व्यंजन बिना दिखावे और पूरी सादगी के साथ बनाना पड़ता था। सेठ खुद हर रसोइये की कला को देखता, सवाल करता, तुमने इसमें लाल मिर्च डाली है, पर क्यों? क्या यह सिर्फ रंग के लिए है या इसका कोई स्वादात्मक तर्क भी है? कोई अगर उत्तर नहीं दे पाता तो वह नाराज नहीं होता, बल्कि उसे वही मसाला फिर से पीसने को कहता। जब तक तुम्हारे हाथ तुम्हारे सोच के साथ न चलें, तब तक स्वाद नहीं जगेगा। यह रसोई एक प्रयोगशाला बन चुकी थी। कभी यहां कोई अद्भुत संयोजन होता, जैसे पंचफोड़ी तड़के में इलायची का हल्का प्रयोग या फिर खड़ी में गुलाब जल की एक बूंद, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ अलग किया जाए, बल्कि इसलिए कि सेठ का मानना था हर व्यंजन के भीतर एक छुपी आत्मा होती है और सही तत्व उस आत्मा को जगाते हैं। एक दिन एक युवा रसोइया, नाम था कृष्णा, उत्तर बंगाल से आया था। उसने सरसों तेल में पकाई हुई आलू पोस्त की सब्जी बनाई। सेठ ने छकते ही आंखें बंद कर लीं और धीरे से मुस्कुराया। तुमने मां की ममता को स्वाद में ढाल दिया है। कृष्णा हतप्रभ था। सेठ जी, ये तो मेरी मां की वही रेसिपी है जो बीमारी में मुझे खिलाती थीं। सेठ बोला, इसीलिए तो कहा, जब तुम याद के साथ खाना बनाते हो तब वह खाने से ज्यादा बन जाता है, वो भाव बन जाता है। धीरे धीरे इस रसोई में हर सप्ताह एक स्वाद संगोष्ठी होने लगी, जहां एक व्यंजन को चुना जाता और उस पर घंटों चर्चा होती। उसका इतिहास, उसकी बनावट, उसका रसायन और उसका मनोविज्ञान। जी हां, सेठ मानता था कि हर स्वाद किसी न किसी भावना से जुड़ा होता है। तीखा गुस्से से, मीठा प्रेम से, खट्टा उत्सुकता से और कड़वा अनुभव से। एक दिन सेठ ने सबको चुनौती दी, एक ऐसा व्यंजन बनाओ जिसमें सारे रस हों, श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, हास्य, भयानक, अद्भुत, शांत और बीभत्स। जो यह कर देगा वह भोजन को कविता बना देगा। पूरा रसोई घर जैसे एक तीर्थ स्थल बन गया। दिन रात चूल्हे जलते रहे, मसालों की खुशबू हवाओं में घुली रही और रसोइये जैसे ध्यान में लीन हो गए। अंततः एक वृद्ध रसोइया, ब्रिजलाल नाम था उसका, बनारस से आया था। उसने एक रस लीला थाली बनाई। उसमें एक एक लड्डू अलग अलग रस को दर्शा रहा था। एक में इलायची और नींबू, हास्य। दूसरे में कड़वी मेथी और शहद, करुण। तीसरे में अदरक और लहसुन, रौद्र। चौथे में पुदीना और जायफल, शांत। सेठ ने उसे चखा और पहली बार उसकी आंखों में नमी थी। आज मैंने पहली बार स्वाद में कविता पढ़ी है, वह बोला। श्रीपुर में इस बार सालाना उत्सव का विशेष महोत्सव रखा गया था। नगर के हर कोने में साज सज्जा की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा थी उस भव्य दावत की जिसकी योजना स्वयं सेठ गोकुलदास ने बनाई थी। यह दावत केवल भोजन का आयोजन नहीं था, यह श्रीपुर की आत्मा का उत्सव बनने जा रहा था। बाजार में हलचल थी, व्यापारी खुश थे, हलवाई सजग और आमजन उत्साहित। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई भोज केवल राज्य के उच्च वर्ग के लिए नहीं, बल्कि नगर के हर वर्ग, राजा से रसोइये तक, कुलीन से किसान तक, सबके लिए एक साथ आयोजित किया जा रहा था। सेठ ने कहा था,
जब स्वाद सबका है तो दावत भी सबकी होनी चाहिए। हवेली के भीतर तैयारियां महीनों से चल रही थीं। देश भर से अनूठे व्यंजन मंगवाए गए थे। दक्षिण भारत से केले के पत्तों पर परोसी जाने वाली 7 रंग की चटनी, गुजरात से खट्टा मीठा ढोकला, उत्तर भारत से 7 अनाजों की खिचड़ी और पूर्वोत्तर से बांस में पकी चावल की मिठाई। सेठ ने हर व्यंजन के पीछे की कहानी खुद खोजी थी। कौन सा व्यंजन किस मौसम में खिलता है, किस भावना से जुड़ा है और किन हाथों से बना है। सेठ ने इस उत्सव को रसोई रास नाम दिया, यानी स्वाद का त्योहार। हवेली के रसोई घर में इस समय युद्ध जैसा दृश्य था, पर प्रेमपूर्ण युद्ध। 50 से अधिक प्रशिक्षित रसोइये, हर क्षेत्र के प्रतिनिधि स्वाद के अलग अलग राज छिपाते, घोलते, सजाते। सेठ का प्रिय रसोइया रामलाल तो खुद 3 दिन से सोया नहीं था। आंखें सूजी थीं, लेकिन चेहरे पर उत्साह था। सेठ हर रसोइये से एक ही बात कहता, याद रखना, यह भोज किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए है। ये व्यंजन किसी भूख को नहीं, किसी रिश्ते को संतुष्ट करेंगे। नगर के चौक में विशाल पंडाल बनवाया गया था, जिसमें हजारों थालियां, पत्तल, परातें सजी थीं। हर दीवार पर व्यंजनों की कहानियां लिखी गई थीं। यह मिठाई तब बनी थी जब एक माँ ने अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा में 3 दिन तक दूध उबाला। या इस खिचड़ी में 7 अनाज हैं, जो 7 गांवों की एकता का प्रतीक है। दावत से एक रात पहले सेठ खुद हर व्यंजन को छकता गया। स्वाद का सम्राट अब एक सेवक की तरह काम कर रहा था। हाथ में कलछी, आंखों में थकान, लेकिन मन में दिव्यता। वह खुद चूल्हे की आंच कम ज्यादा करता, मसाले कूटता, चावल की खुशबू सूंघता। रात के तीसरे पहर अचानक एक हड़कंप मच गया। तेज आंधी के साथ अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। पंडाल का एक कोना उड़ गया, कुछ थालियां पानी में बह गईं और वह हिस्सा जहां मिठाइयां रखी थीं कीचड़ से भर गया। रसोइयों की आंखों में निराशा और डर झलकने लगा। सेठ जी, ये तो अशुभ है। अब दावत कैसे होगी? रामलाल ने कांपती आवाज में पूछा। पर सेठ गोकुलदास ने पगड़ी उतारी, उसे मोड़ा और बोला, ये प्रकृति की परीक्षा है, हमारी श्रद्धा की नहीं। ये दावत पत्तलों में नहीं, दिलों में होनी चाहिए। सेठ ने फौरन एक नई योजना बनाई। भोजन खुले में नहीं होगा। हम सब नगरवासियों के घर पहुंचेंगे। हर मोहल्ले में एक एक रसोई लगाएंगे। रसोई वहीं होगी जहां दिल धड़कता है। रात भर में काम बंट गया। हजारों स्वयंसेवकों ने मोर्चा संभाला। सेठ ने मिठाइयां बांधने के लिए पुराने रेशमी वस्त्र निकाले, जो कभी उसने व्यापार में इकट्ठे किए थे। पुराने तांबे के बर्तन उठाए गए, जिनमें खीर फिर से पकने लगी। चूल्हे सड़कों पर जले और सूरज निकलते निकलते श्रीपुर का हर मोहल्ला एक जीवंत रसोई में बदल गया। दावत अब एक स्थल पर नहीं, पूरे नगर में हो रही थी। बच्चे तालियां बजा रहे थे, बूढ़े अपने दरवाजे पर स्वाद से भीगे निवाले ले रहे थे और जवान कंधों पर थालियां उठाकर गलियों में स्वाद बांट रहे थे। सेठ एक स्थान पर नहीं रुका। वह हर गली गया, हर चूल्हे को देखा, हर रसोइये का माथा चूमा, और जब वह थककर एक गली की सीढ़ी पर बैठा, तो एक छोटी लड़की पास आई और एक लड्डू उसकी हथेली पर रखा। ये मैंने खुद बनाया, माँ ने सिखाया, चखिए ना। सेठ ने एक टुकड़ा मुंह में डाला और चुप रह गया। वह कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठा रहा, फिर धीमे से बोला, आज मुझे लगा, मैं नहीं, स्वाद ही राजा है। और इस तरह वह दावत, जो मौसम ने बिगाड़ने की कोशिश की, नगर के दिलों में बस गई। लोग सालों बाद भी कहते, वो दिन जब बारिश आई थी और हर गली महक उठी थी, वो असली उत्सव था। पेटू सेठ की विशेष दावत योजना के विपरीत होकर भी आत्मा के अनुसार पूरी हुई। और स्वाद, वह अब थाली में नहीं, हर दिल में परोसा गया। श्रीपुर की वो दावत, जो कभी एक आयोजन थी, अब एक परंपरा बन चुकी थी। हर वर्ष नगर में वही उत्सव दोहराया जाता, पर हर बार उसमें कुछ नया होता। एक नया व्यंजन, एक नई गली की रसोई और सबसे खास बात, एक नई कहानी। सेठ गोकुलदास ने धीरे धीरे भोजन को सिर्फ स्वाद से नहीं, किस्सों और भावनाओं से भी बांधना शुरू कर दिया। उसका मानना था, हर व्यंजन केवल पेट भरने का जरिया नहीं, वह बीते समय की आवाज, किसी माँ की गोदी, किसी दादी की मुस्कान और किसी खोए हुए पल की सुगंध है। इसलिए अब जब भी दावत होती, वह केवल व्यंजन परोसता नहीं, उसके साथ एक कहानी भी सुनाता।
ये जो खट्टी चटनी है, वह कहता, ये उस दिन बनी थी जब एक बूढ़ा किसान अपनी बेटी की शादी में सिर्फ आम और इमली ही ला सका। बावर्ची ने उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा गुड़ डाला और ऐसा स्वाद निकला कि उस दिन पूरा गांव उसी से खा उठा। या फिर वह एक रसगुल्ला थाली में रखते हुए कहता, ये वो मिठाई है जो एक नवविवाहित लड़की ने अपने ससुराल में पहली बार बनाई थी। दूध फट गया, गलती से बन गया रसगुल्ला, पर उस गलती में जो प्रेम था, वही इसकी मिठास है। सेठ की थाली अब एक रंगमंच बन चुकी थी, जहां हर कौर के साथ कोई कहानी चलती थी, हंसाती, रुलाती, सिखाती और जोड़ती। नगर के बच्चे अब भोजन को केवल खाने की चीज नहीं मानते थे। वे अपनी दादी से पूछते, ये पराठा कब से बनता आया है? और दादी मुस्कुराकर कहती, तूने जो पूछा वही असली स्वाद है। सेठ ने थाली संग्रहालय भी बनवाया, जहां हर थाली में एक कहानी अंकित थी। वहां एक पुरानी कांच की थाली थी, जिस पर लिखा था, ये उस स्त्री की थाली है जो युद्ध के समय सिर्फ एक रोटी में 5 जनों को खिलाती थी। एक मिट्टी की थाली में लिखा था, इसमें पहली बार चना छटपटा बना था, जब एक लड़के ने परीक्षा में पास होकर अपनी मां से कुछ छटपटा मांगा था। लोग उस संग्रहालय में आते, थाली देखते, व्यंजन चखते और जैसे किसी स्मृति में उतर जाते। यह संग्रहालय स्वाद से नहीं, स्मृति से भरा था। और जब कोई वहां से लौटता, तो उसके साथ कोई न कोई कहानी होती, जो वो अपने बच्चों को सुनाता। सेठ अब नगर में एक रसोइया नहीं, एक किस्सागो की तरह देखा जाता था। लोग कहते, हमने सुना है वो जो पान बनवाते हैं, उसमें इलायची नहीं, एक कहानी भरते हैं। और यह सच भी था। एक बार किसी बूढ़े ने सेठ से कहा, मेरे बेटे को मेरी बातों से ऊब होती है, पर तेरी थाली में वही बातें वो ध्यान से सुनता है। सेठ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि स्वाद जीभ से नहीं, दिल से छका जाता है। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा सेठ से मिलने आया। वे बोले, हम चाहते हैं कि हमारी शादी की थाली आप सजाए। हम चाहते हैं कि जब मेहमान खाएं, तो हर व्यंजन हमारे प्यार की कहानी कहे। सेठ ने उनके लिए एक थाली बनाई। शुरुआत में खजूर की चटनी, पहली मुलाकात जितनी मीठी, फिर पुदीना टिक्की, पहली लड़ाई थोड़ी तीखी, फिर संतरे की सब्जी, सुलह की खट्टी मीठी शामें, और अंत में चावल में गुलाब जल, शांति और अपनापन। शादी में आए हर मेहमान को जब थाली परोसी गई, तो रसोइये ने साथ में वह कहानी भी सुनाई। लोग भोजन से ज्यादा भावनाओं से भर गए। एक बूढ़ी औरत ने थाली खाली करके कहा, आज खाना नहीं खाया, जैसे किसी की जिंदगी पढ़ ली। सेठ गोकुलदास जान चुका था, एक अच्छी थाली वही है जो खत्म होने पर भूख नहीं, यादें छोड़ जाएं। और यही उसने श्रीपुर को दिया। एक थाली जो रिश्तों की डोरी से बंधी थी, एक स्वाद जो समय से लड़ सकता था, और एक परंपरा जो केवल दावत नहीं, आत्मा का उत्सव बन चुकी थी। अब हर घर में, हर गली में, हर रसोई में जब भी कुछ बनता, लोग एक दूसरे से पूछते, इसमें कौन सी कहानी है? और शायद इसी में छुपी थी पेटू सेठ की असली विजय। थाली में स्वाद नहीं, अपनापन परोस देना। श्रीपुर की वह परंपरागत दावत, जो अब हर साल पूरे नगर को जोड़ती थी, इस बार पहले से भी भव्य और भावनात्मक थी। हर थाली एक कहानी बन चुकी थी, हर निवाला किसी भाव को छूता था, और हर गली में केवल मसालों की नहीं, रिश्तों की सुगंध बह रही थी। लेकिन इस बार की दावत के समापन पर एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। दावत के अंतिम दिन सेठ गोकुलदास ने एक अनोखी योजना बनाई। इस बार दावत का अंत किसी मिठाई से नहीं, बल्कि एक साधारण खिचड़ी से होगा। वह खिचड़ी जो हर घर में बनती है, पर उसकी अहमियत कोई नहीं समझता। लोग चौंके। कई बड़े व्यापारी, मंत्री और विदेशी मेहमान भी उपस्थित थे। सबको उम्मीद थी कि समापन किसी नवाब स्तरीय शाही पकवान से होगा, बादाम फिरनी, केसर फालूदा या चांदी के वर्क से सजी गुलाब जामुन थालियों से। पर सेठ ने बस एक बात कही, हम स्वाद की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, अब हमें उसकी जड़ में लौटना होगा। नगर चौक में बैठे हजारों लोगों को धोने में परोसी गई एक सादी खिचड़ी, बिना घी, बिना अधिक मसालों, बस हल्दी, नमक और चावल। लोगों ने छका, और कुछ क्षण तक सब खामोश रहे। फिर किसी बच्चे ने कहा, मां जैसा स्वाद है। एक बूढ़े व्यक्ति की आंखें भर आईं। यही तो मेरी मां बनाती थी जब हम गरीब थे।
किसी ने धीरे से कहा, इसमें कोई जहर तो नहीं? और पास बैठे एक साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसमें जीवन है। ठीक उसी समय मंच पर खड़ा सेठ गोकुलदास अचानक लड़खड़ा गया। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर पसीना था, आंखें बंद थीं और हाथ कांप रहे थे। रामलाल दौड़कर उसे संभालने गया, पर सेठ बोला, रुको, मुझे जाने दो। स्वाद की अंतिम सीख देने का समय आ गया है। सभा स्तब्ध थी। सेठ ने अपनी मध्यम होती आवाज में कहा, जितना चखा, जितना जाना, अंत में समझ आया, सबसे बड़ा स्वाद वह है जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, सिर्फ सच्चाई हो। जैसे यह खिचड़ी, सादा, शांत और सच्चा। मैंने जीवन भर व्यंजन खोजे, लेकिन जो आत्मा मैंने इस सादगी में पाई, वह किसी मसाले में नहीं थी। लोगों की आंखें भर आईं। स्वाद अगर बांटना है तो मिठास से नहीं, अपनापन से बांटो। स्वाद का राजा बनने से बेहतर है किसी के भूखे मन को सच्चा अन्न देना। सेठ की सांसें धीमी हो गईं और उसी खिचड़ी के धोने के सामने, जिसने हजारों लोगों को एक साथ जोड़ा, सेठ गोकुलदास चिर विश्राम को चला गया। श्रीपुर की वह दावत, जो जीवन का उत्सव बन चुकी थी, अचानक एक मौन स्मृति में बदल गई। पर यह अंत नहीं था। अगले दिन पूरा नगर खिचड़ी बना रहा था। महल में, झोपड़ी में, स्कूलों में, मंदिरों में, और हर थाली के पास एक छोटा सा कागज रखा गया। सेठ गोकुलदास की अंतिम थाली, जिसमें स्वाद नहीं, सच्चाई परोसी गई थी। वह खिचड़ी अब हर घर में गोकुल थाली के नाम से बनती है, खासकर तब जब कोई रिश्ता टूटे, कोई मन उदास हो या किसी को अपनाने की जरूरत हो। लोग कहते हैं, थाली में जब भाव हो तो स्वाद खुद ब खुद आ जाता है। स्वाद केवल मसालों से नहीं बनता, वह उस भावना से बनता है जिससे वह परोसा जाता है। दावत की सफलता थालियों की संख्या में नहीं, दिलों की गहराई में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।